हेलो साथियों, एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी एएसओ के जो है टॉप 100 जो है एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए, आज मैंने यहाँ पर जो एमसीक्यू लिए हैं वो सिर्फ आपके एक ही चैप्टर यानी कि सह संबंध और प्रतिगमन यानी कि कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला जो चैप्टर है उसी के मैं टोटल टॉप आपको आज 100 जो है यहाँ पर एमसीक्यू कराने वाला हूँ। यानी कि अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली तो आपका सह संबंध और यहाँ पर जो है प्रतिगमन यानी कि कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम रहेगा, हो सकता है अंक एक दो बदल जाएं। तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, थ्योरी वाले भी क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी कि जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से लगभग मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर सभी टॉप क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, पूरी पीपीटी रात में बैठकर तैयार की है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो बस आप सभी को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सभी को कर लेना है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक सभी लोग करिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसका ऑफर आप सभी का एंड होने वाला है। ठीक है, अभी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 20 जून तक। ठीक है, आप यहाँ पर ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10+ फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। पूरा आपको ये तो स्पेशल दिया ही जा रहा है, ये आपका मेन है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। बाकी आपकी तैयारी के लिए यहाँ पर ये इतना कंटेंट मैंने फ्री में इसमें ऐड किया है जिसमें आपको 2500 एमसीक्यू मिल जाएंगे पूरे। यहाँ पर स्टैटिक्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के साथ ही शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला नोट्स मिल जाएंगे, ये कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है एलवी क्लासेज ऐप। ठीक है, ये आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपका जो सह संबंध और प्रतिगमन यानी कि जो यूनिट 5 है आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन, उसके जितने भी टॉप क्वेश्चंस बन सकते हैं आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वन शॉट में पूरे सॉल्व करा दिए जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको थ्योरी वाले भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने ले रखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सह संबंध गुणांक यानी कि आर का मान जो है वो हमेशा किस सीमा के बीच होता है। जो आपका सह संबंध गुणांक होता है यानी कि आर, इसका मान याद रखिएगा हमेशा जो है वो -1 और +1 के बीच होता है। क्या होता है? -1 और +1 के बीच होता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर हो सकता है कभी कभी ऐसा लिख दिया जाए, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिमाण में आर रखा गया तो आर की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी लिख के आ सकता है और ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि सह संबंध गुणांक की जो सीमा होती है वो -1 और +1 के बीच होती है। ठीक है, -1 और +1 के बीच सह संबंध गुणांक की सीमा होती है। अगला कह रहा है कि यदि दो प्रतिगमन गुणांक, आपको एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, yx दिया है तो इसका मतलब y का x पर प्रतिगमन गुणांक, xy लिखा है इसका मतलब x पर यहाँ पर y का प्रतिगमन गुणांक। ठीक है, तो सह संबंध गुणांक r क्या होगा। अब आप सभी को पता है कि अगर दो प्रतिगमन गुणांक दिए गए हैं तो r का मान क्या होगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि r बराबर होता है ±√b, यहाँ पर होता है xy और इंटू b yx। देखिए पेपर में ऐसे भी लिख के आ सकता है या फिर हो सकता है ऐसा लिख दिया जाए r² बराबर, ठीक है, b xy इंटू b yx। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रूट लगा के भी लिख सकते हैं या फिर r² बराबर डायरेक्ट यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस जो ये आपका दिया गया है रूट में, ये वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि 10 छात्रों के एक समूह के लिए स्पीयरमैन का रैंक सह संबंध गुणांक जो है वो आपको दिया गया है 0.6। ठीक है, गणना किया गया था, बाद में जो है यह पाया गया कि एक रैंक का अंतर जो है वो गलती से 3 के बजाय 4 लिख दिया गया। तो सही रैंक सहसंबंध गुणांक क्या होगा। देखिए स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक की बात हुई है तो फॉर्मूला होता है रो बराबर 1 - 6 समेशन d² बटे में होता है आपका n² -1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, रैंक के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले ही बताया गया कि सहसंबंध गुणांक तो आपको दे दिया गया 0.6 है स्पीयरमैन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलती बता दी गई। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग गलत वाले का योग निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए रो का मान कितना है 0.6, ये हो जाएगा 0.6 बराबर में हो जाएगा 1 - 6 समेशन
डी स्क्वायर बटे एन। देखिए कितने छात्रों की बात हुई है, 10 छात्रों की बात हुई है। तो अगर एन का मान मैं यहाँ पर 10 रखूंगा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 100 से 1 घटा देंगे तो 99 आ जाएगा, और 99 का गुणा 10 में करेंगे तो सीधे सीधे 990 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मिलेगा इतना। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये वैल्यू ध्यान दे तो माइनस में है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 6 समेशन डी स्क्वायर बटे में आपका लिख देते हैं 990 बराबर, देखिए ये 1 ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि -0.6। अब इसको आप घटा दीजिए, तो कुल मिला के ध्यान दीजिए ये बनेगा आपका समेशन डी स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से जब वैल्यू आप निकालेंगे समेशन डी स्क्वायर की, तो सबसे पहले तो इसको आप घटा दीजिए, जब यहाँ पर 1 से आप 0.6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा, और ये 6 जो है इधर बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, और गुणे में ध्यान दीजिए ये आ जाएगा आपका 990। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुल मिला के अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ध्यान दीजिए 6 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 6 कम 6, यहाँ पर 3 बचेगा और ये 39 हो जाएगा, 6 छंग 36 और 6 पंचे 30। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए इसका, जब आप गुणा करेंगे 4 से तो ध्यान दीजिए 4 पंचे 20, फिर 4 छंग 24 और 2 मिलके हो जाएगा 26, 4 एक कम 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव लगा है यहाँ पर एक अंक पे, 2 दशमलव लगा दीजिए। कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 66। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ये गलत वाली वैल्यू आई है। अब यहाँ पर जो है पहले ही बता दिया गया कि रैंक का अंतर गलती से 3 की बजाय 4, रैंक आप सभी को पता है कि जो आप डी दी गई है यहाँ पर ये रैंक है। ठीक है, और जब रैंक आप निकालते हैं तो यहाँ पर रैंकों का डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, रैंक निकालने के लिए आप R1 माइनस R2 कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर स्क्वायर है तो ध्यान दीजिएगा, अब समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 66। अब इसमें क्या बताया गया कि अंतर गलती से 3 की बजाय 4 लिखा गया था, तो अगर गलती से 4 लिखा गया था तो ये वाला मान हम घटाएंगे माइनस, अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर घटाना है आपका। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 घटा दीजिए, और लिखना कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए यानी कि 9। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 66 से ध्यान दीजिए 16 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 50, और 50 में ये वाला 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 59। अब ये आपको समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब अगर आपको ये वैल्यू मिल गई तो अब आप सीधे दोबारा से वही फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर बटे में आपका वही मान आएगा जो यहाँ पर आया था 990, वही मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सॉरी यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 59 और बटे में आ जाएगा 990। अब यहाँ पर जो है आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसको जब आप यहाँ पर भाग करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आपकी 0.64 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, 0.64 के आसपास यहाँ पर जो है ये मान आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको गुणा भाग करके। अब कैलकुलेशन आप सभी को अपने आप फास्ट करना है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व करके आप मान यहाँ पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, लगभग यहाँ पर ये मान आपका आ जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चरों x और y के बीच प्रतिगमन रेखाएं, ये आपको प्रतिगमन रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा आपको ये दी गई है और दूसरी रेखा आपको ये दी गई है। कह रहा है कि x और y के माध्य यहाँ पर जो x बार और y बार है इनका मान ज्ञात कीजिए। मैंने सभी को बताया कि दो प्रतिगमन रेखाएं जो है जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही आपका x बार और y बार होता है। तो आपको इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। अब समीकरण हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, चाहे तो आप कोई भी समीकरण, जैसे कि ये दे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरा वाला समीकरण 6x प्लस वाई माइनस 31 बराबर 0। अब चाहे तो दोनों समीकरण हल करके x और y के मान निकाल लीजिए, या जो बिंदु दिए गए हैं इनमें से भी कोई मान रख के आप चेक कर लीजिए। ठीक है, कोई भी बिंदु उठा लीजिए, जैसे कि आप 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये आपको पता है कि ये वैल्यू x की होती है, ये y की होती है। 3 यहाँ पर रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 18 और 4 22। ठीक है, 22 से 31 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, यानी कि ये वैल्यू हो नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 4 और 7 रखेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा।
24 और 7 की बात की जाए तो 24 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वाला अगर मान रखें आप तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6, x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 4, सीधे मैं गुणा करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, प्लस y का मान यहाँ पर मैं 7 रख देता हूँ, तो 7 माइनस 31 बराबर 0। कुल मिला के 24, 24 और 7 जोड़ेंगे तो 31 माइनस 31 बराबर 0, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये विकल्प जो दिया गया आपका 4,7, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 4,7। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आप जो तरीका आपको आसान लगे, यानी कि चाहे तो आप दोनों समीकरण हल कर लीजिए या फिर आप बिंदु रख के भी चेक कर सकते हैं कि कौन इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यही आपका x बार और y बार का जो है मान हो जाएगा, x बार और y बार की वैल्यू ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक r जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। जो सहसंबंध गुणांक r जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा, सहसंबंध गुणांक जो होता है आपका ये मूल बिंदु में परिवर्तन और इसके अलावा पैमाने में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि इन दोनों से स्वतंत्र होता है। मैंने पहले भी बताया था कि सहसंबंध जो होता है आपका ये मूल बिंदु में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन दोनों से स्वतंत्र होता है। मूल बिंदु में परिवर्तन का मतलब कोई भी संख्या चाहे जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए, पैमाने में परिवर्तन का मतलब चाहे भी कोई भी संख्या गुणा की जाए या फिर भाग की जाए, तो यहाँ पर सहसंबंध प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अगर इसी जगह पर प्रतिगमन की बात हो रही होती, रिग्रेशन की बात होती, तो रिग्रेशन में हमेशा याद रखिएगा कि वो पैमाने से परिवर्तित होता है, मतलब गुणे और भाग करने से जो है उसका मान बदल सकता है, उससे प्रभावित होता है, लेकिन मूल बिंदु में परिवर्तन से वो भी प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कुल मिला के ये ना तो मूल बिंदु पर निर्भर करता है और ना ही पैमाने पर, इन दोनों में परिवर्तन पर जो है वो निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ना तो मूल बिंदु और ना ही परिवर्तन पर, ठीक है। देखिए पहले ही बोला गया था कि सहसंबंध गुणांक किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपको बताना है मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन पर जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि प्रतीप गमन गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में। देखिए यहाँ पर विचार करिए, सबसे पहला क्या कह रहा है कि दोनों प्रतीप गमन गुणांकों का चिन्ह समान होना चाहिए। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही, प्रतीप गमन। तो ये बिल्कुल सही है, आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि अगर कहीं पर bxy और इसके अलावा byx और सहसंबंध अगर इन दोनों के मान पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर इसका भी मान कितना आता है, पॉजिटिव आता है। अगर इसका मान निगेटिव है तो इसका भी मान निगेटिव आएगा। कुल मिला के इन तीनों के चिन्ह जो है वो समान होंगे, अगर प्लस है तो तीनों प्लस होंगे, माइनस है तो तीनों माइनस होंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर दोनों प्रत्येक गमन गुणांकों का चिन्ह समान होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि दोनों प्रतिगमन गुणांक एक से अधिक होने चाहिए, ये गलत है। दोनों प्रतिगमन गुणांक जो है आपके यानी कि बी वाई एक्स और इसके अलावा बी एक्स वाई, इन दोनों का गुणनफल जो है हमेशा या तो एक के बराबर होगा या फिर एक से कम होगा। मतलब एक का मान अगर एक या फिर एक से ज्यादा है तो दूसरा हमेशा एक से कम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये एक से अधिक जो है दोनों नहीं हो सकते, एक हो सकता है, एक का मान जो है एक से अधिक या एक के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरा नहीं हो सकता है फिर, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिगमन गुणांक जो है मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। अभी मैंने बताया था कि प्रतिगमन गुणांक जो है आपका मूल बिंदु से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है, यानी कि पैमाने में परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है आपका ये पहला वाला और तीसरा वाला यहाँ पर पॉइंट सही है, ठीक है। इसके शायद विकल्प यहाँ पर नीचे कट गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके विकल्प में लिख के आएगा कौन सा यहाँ पर पहला और तीसरा, तो ये दोनों जहां पर दिए होंगे ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला कह रहा है कि यदि x और y दो स्वतंत्र चर हैं तो उनके बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा। याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर x और y दो स्वतंत्र चर होंगे तो उस स्थिति में हमेशा x का मान 0 होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, x और y अगर स्वतंत्र चर हैं तो वहां पर उनके बीच जो सहसंबंध होता है वो आपका शून्य होता है। क्यों? क्योंकि सूत्र क्या होता है, r बराबर कोवेरियंस x, y और यहाँ पर होता है आपका सिग्मा x सिग्मा y। तो यहाँ पर जो है जब भी x और y स्वतंत्र होंगे तो जो आपका ये कोवेरियंस होता है यानी कि कोवेरियंस
एक्स वाई इसका मान आपका 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो r का मान भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर x और y दोनों स्वतंत्र हैं तो उनके बीच जो है सहसंबंध गुणांक भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि यदि r बराबर 0 तो चर x और y के बारे में हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो है क्या कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि वे पूरी तरह से सांख्यिकीय रूप से स्वतंत्र हैं, उनके बीच कोई रैखिक संबंध नहीं है। बिल्कुल सही, यहाँ पर रैखिक संबंध की बात होगी। अभी मैंने बताया था r बराबर 0 कब होता है, जब आपका x और y दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, और जब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब उनके बीच कोई भी रैखिक संबंध नहीं होगा। ठीक है, और जब रैखिक संबंध नहीं होगा तभी यहाँ पर r का मान 0 होगा। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि दो चरों के बीच एक उच्च सहसंबंध गुणांक जो है वो प्रत्यक्ष कारण और प्रभाव संबंध के कारण नहीं, बल्कि किसी तीसरे चर के प्रभाव के कारण जो है उससे क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, जब भी दो चरों के बीच कोई तीसरा चर आ जाएगा तो वहां पर याद रखिएगा हमेशा उनके प्रभाव के कारण जो है किसके कारण होंगे, प्रभाव जो होंगे वो भ्रामक और निरर्थक हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, उस समय जो सहसंबंध होगा वो हमेशा भ्रामक और निरर्थक होगा। कब, जब दो चरों के मध्य कोई तीसरा चर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि दो चरों के बीच एक उच्च सहसंबंध गुणांक जो प्रत्यक्ष कारण और प्रभाव के संबंध के कारण जो है नहीं, बल्कि किसी तीसरे चर के प्रभाव के कारण जो है उसे क्या कहा जाएगा, तो उस संबंध को हम लोग भ्रामक या निरर्थक सहसंबंध बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, भ्रामक या फिर निरर्थक सहसंबंध जो है उसे बोला जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि x और y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.8 है, x और y के बीच सहसंबंध गुणांक कितना है, 0.8, तो स्पष्टीकृत प्रसरण, यहाँ पर किसकी बात हुई है ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया है स्पष्टीकृत प्रसरण का प्रतिशत, इसका प्रतिशत आपको निकालना है। यहाँ पर स्पष्टीकृत प्रसरण जो है यानी कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो है इसका प्रतिशत क्या होगा, कब, जब सहसंबंध गुणांक यहाँ पर 0.8 हो। तो इसको निकालने के लिए सीधे सहसंबंध गुणांक का स्क्वायर करिए। देखिए 0.8 का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा, 0.64 आ जाएगा। लेकिन आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए आपको इसमें 100 से गुणा करना होगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो ये 64% बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 64%, ये सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, स्पष्टीकृत प्रसरण यानी कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस का यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि जब सहसंबंध गुणांक जो है आपका r बराबर ±1 होता है तो प्रतिगमन रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, अगर कोण की बात करूं तो देखिए सूत्र क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर होता है 1 - r स्क्वायर और बटे में होता है r का परिमाण। ठीक है, इसके अलावा सिग्मा x सिग्मा y बटे में होता है सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है कोण निकालने का। तो यहाँ पर पहले ही बोला गया r का मान अगर ±1 हो, देखिए यहाँ पर तो r का स्क्वायर है, आप चाहे प्लस वाला 1 रखिए चाहे माइनस वाला 1 रखिए, उसका मान 1 आएगा, और 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के tan थीटा बराबर ये वैल्यू यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 करने पर कितना आ जाएगा, 0। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और 0 मान किसका होता है, 0 मान जो होता है वो tan 0 का या फिर tan 180 डिग्री का मान जो है हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी प्लस माइनस की बात होगी तो यहाँ पर जो कोण आएगा हमेशा 0 डिग्री या 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं जो होंगी वो परस्पर समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। तो ये याद रखिएगा कि दोनों यहाँ पर जो प्रतिगमन रेखाएं होंगी वो परस्पर समपाती होंगी। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर r का मान ±1 की जगह पे 0 लिख के आएगा, और अगर आप बटे में 0 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट आने का मतलब यहाँ से थीटा निकलेगा फिर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लीजिए एक बार में कि अगर r का मान ±1 है
तो यहाँ पर प्रतिगमन जो कोण आएगा यहाँ रेखाओं के बीच का वो या तो 0 डिग्री आएगा या फिर 180 डिग्री आएगा, और दोनों रेखाएं इस कंडीशन में संपाती होंगी परस्पर, ठीक है। लेकिन अगर r का मान 0 दिया गया है तो 0 की स्थिति में क्या होगा, फिर वहां पर थीटा जो आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा और दोनों प्रतिगमन रेखाएं जो है वो परस्पर लंबवत हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि x का प्रसरण, यहाँ पर आपको x का प्रसरण दिया गया है 9 और y का प्रसरण दिया गया है 16 और उनके बीच सह संबंध यानी कि कोवेरिएंस दिया गया है 8, तो x पर y का प्रतिगमन गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए उनके बीच जो सह संबंध यानी कि कोवेरिएंस दिया गया है x और y का, वो कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो देखिए फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए बी वाई एक्स ज्ञात करना है। बी वाई एक्स बराबर होता है आपका कोवेरिएंस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई और बट्टे में हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। देखिए जब वाई एक्स होगा तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ x आएगा। अगर यही चीज हम लोग बी एक्स वाई ज्ञात करते तो एक्स वाई ज्ञात करने पर यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y आ जाता है, ठीक है। अगर आपसे बी वाई एक्स ज्ञात करने के लिए बोला गया होता तो यहाँ पर बट्टे में वेरिएंस ऑफ y रखते, ठीक है। तो कुल मिला के इसका मान आपका दिया गया है 8 और वेरिएंस ऑफ x कितना दिया गया है 9, x का प्रसरण है 9, कुल मिला के 8/9 विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब भी फॉर्मूला याद करें तो वहां पर हमेशा ध्यान दें कि किस तरह से आप याद करें ताकि दोबारा भूलें ना। तो मैंने क्या बताया, लास्ट में x है तो बटे में x आएगा। अगर यही आपका ये दिया गया होता यानी कि बी वाई एक्स की जगह पर एक्स वाई दिया जाता, ठीक है, तो ये अगर दिया जाएगा तो फिर यही फॉर्मूला बनेगा आपका कोवेरिएंस एक्स वाई और बट्टे में हो जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे साथ में, तो ये याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा आप सभी लोगों से मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पर आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए जो है यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। बस आप सभी को सपोर्ट करने के लिए केवल यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब ही करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये भी कोशिश करता हूँ हमेशा कि कितने कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं क्लास आपकी 1 घंटे लूँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही मैं 10-12 कराऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ये भी कोशिश करता हूँ हमेशा कि कितने कम समय में आपसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जा सकें, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा बात आपसे नहीं करता हूँ यहाँ पर, बस मैं यही कोशिश करता रहता हूँ हमेशा कि कितना जल्दी और कितने ज्यादा क्वेश्चन आपको सबसे कम समय में प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। तो बस आप सभी को सपोर्ट बनाने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि x और y का प्रतिगमन गुणांक, यहाँ पर आपको x और y का जो है x पर y का दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया, x पर y का प्रतिगमन गुणांक जो है 1.2 है और y पर x के प्रतिगमन गुणांक जो है bxy का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है, इसका संभव मान पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पर x पर y का मतलब b वाई एक्स की बात की गई है और इसके अलावा दूसरा दिया गया बी एक्स वाई, ठीक है। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से कम होगा। जो आपका बी वाई एक्स है और बी एक्स वाई है यानी कि दोनों प्रतिगमन गुणांक जो हैं इनका गुणनफल हमेशा या तो 1 के बराबर होता है या तो फिर 1 से कम होता है। तो यहाँ पर जो है इसका दिया गया है पहले से ही x पर y का जो है 1.2 दे दिया गया है, तो एक का मान आप यहाँ पर रख दीजिए 1.2 into में हो जाएगा bxy और 1। अब इसका मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1 और ये बट्टे में आ जाएगा आपका 1.2, ठीक है। ये दशमलव हटा दीजिए तो इसको आप चाहे तो 10/12 लिख दीजिए या फिर और कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10 2 छन 12 हो जाएगा। 6 से इसको आप भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 6 8 48, ठीक है। इसके बाद 2 आएगा फिर 0 लगाएंगे 6 त्रिक 18, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा तो 0.83 ये 833 जो है आता रहेगा। इस तरह से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x पर y के अनुमान की जो मानक त्रुटि है
इसकी गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है, जहां पर सिग्मा वाई जो है ये वाई का मानक विचलन और आर सहसंबंध गुणांक है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा वाई जो दिया गया है ये वाई का मानक विचलन दिया गया है और आर जो है ये सहसंबंध गुणांक है। तो यहाँ पर जो है आपको स्टैंडर्ड एरर की बात हुई है, ठीक है, वाई की एक्स पर। तो ये याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका जो विकल्प नंबर ए में दिया गया सिग्मा वाई रूट में आपको 1 माइनस आर स्क्वायर ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि अवलोकनों की संख्या n बराबर आपको दिया गया है 36, ठीक है, और सहसंबंध गुणांक आपको दिया गया है r बराबर 0.5, तो r की संभावित त्रुटि यानी कि यहाँ पर आपसे प्रोबेबल एरर पूछ रहा है, पीई का मान लगभग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। प्रोबेबल एरर ज्ञात करने के लिए होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बट्टे में होता है रूट n, ये फॉर्मूला है। तो कुल मिला के 0.6745 इंटू 1 माइनस आर का मान 0.5 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 और बट्टे में n दिया गया, देखिए 36 रखेंगे, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 0.6745 इंटू इसको आप घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.75, ठीक है, लगभग आपको इतना मिल जाएगा और बट्टे में 6। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको 0.084 मिल जाएगा। ठीक है, 0.084। एक बार कैलकुलेशन आप लोग जरूर कर लिया करें, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आप सभी लोग जब भी किया करें तो उसका कैलकुलेशन जो है कोशिश किया करें कि पूरा कंप्लीट कर लिया करें। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है यहाँ पर कि प्रतिपगमन रेखाएं हमेशा किस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। कई बार बताया गया कि प्रतिपगमन रेखाएं एक दूसरे को x बार और y बार पर जो है वो काटती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों चरों के माध्य जो है x बार और y बार पर जो है प्रतिपगमन रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक और प्रतिगमन गुणांक यानी कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो सहसंबंध गुणांक, इसका प्रयोग हम लोग मात्रा या फिर डिग्री ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आपका रिग्रेशन होता है, जो आपका प्रतिगमन होता है, इसमें अगर आपका एक चर ज्ञात है तो दूसरे को आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एक चर की मदद से दूसरे का आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है सहसंबंध गुणांक आर जो है आपका प्रतिपगमन गुणांक के बीच क्या संबंध है पूछ रहा है। ठीक है, तो संबंध सीधे सीधे आपको पता है कि आर बराबर जो है ये होता है रूट बी वाई एक्स और इसके अलावा बी एक्स वाई। कुल मिला के जो सहसंबंध होता है वो इसका क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई की पावर 1/2। कुल मिला के दोनों प्रतिपगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य जो है वो सहसंबंध के बराबर होता है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि आर जो होता है आपका दोनों प्रतिपगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि निर्धारण गुणांक क्या मापता है। जो निर्धारण गुणांक होता है, जैसे मैंने कई बार बताया कि के स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है, के स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर, निर्धारण गुणांक। तो ये क्या मापता है, याद रखिएगा, ये जो है आपका कुल प्रसरण का वह अनुपात जिसे प्रतिगमन मॉडल द्वारा जो है स्पष्ट किया जाता है। याद रखिएगा, ये क्या मापता है, ये कुल प्रसरण का वह अनुपात मापता है जिसे प्रतिगमन मॉडल द्वारा जो है वो स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यदि दो चरों के बीच पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, कैसा सहसंबंध है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, तो प्रकीर्ण आरेख जो है इसमें बिंदु कैसे दिखाई देंगे। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई ग्राफ दिया गया है, जब भी आपके बिंदु जो है इस तरह से दिए गए हों, यानी कि नीचे बाएं तरफ से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हों, तो इसका मतलब ये आपका +1 यानी कि पूर्ण धनात्मक होता है। ठीक है, अगर यहीं पर ग्राफ में इस तरह से बिंदु दिए जाते हैं नीचे की ओर गिरते हुए, तो ये आपका पूर्ण ऋणात्मक होता है और ये आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव के लिए पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर ढलान वाली सीधी रेखा
एक वृत्त के आकार, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। नीचे की ओर ढलान वाली सीधी रेखा, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि नीचे वाली जाएगी तो पूर्ण ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया ऊपर की ओर ढलान वाली सीधी रेखा, यानी कि विकल्प नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। के बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि गुणात्मक डेटा जैसे कि बुद्धिमत्ता, सुंदरता, ईमानदारी, इनके बीच के सहसंबंध मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। आप सभी को पता है, मैंने अभी भी बताया है कि सहसंबंध का प्रयोग हम लोग यहाँ पर जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता है उसका प्रयोग हम लोग मात्रात्मक चरों को ज्ञात करने के लिए करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर स्पीयरमैन का फोर्थ सहसंबंध गुणांक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गुणात्मक तथ्य होते हैं जैसे कि यहाँ पर सुंदरता, ईमानदारी, इनको आप माप नहीं सकते लेकिन इनको एक रैंक दी जा सकती है, तो यहाँ पर जो है स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो स्पीयरमैन का जो है रैंक सहसंबंध गुणांक जो है यहाँ पर यूज होगा, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि संगामी विचलन विधि के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। संगामी विचलन विधि का फार्मूला आप सभी को याद होगा, आरसी बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एन बटे एन, ये फार्मूला आप लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ये चरों के परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखता है, यह केवल चरों में परिवर्तन की दिशा पर आधारित होता है, परिमाण पर नहीं, ये याद रखिएगा। ये जो होता है आपका, ये केवल और केवल प्लस माइनस पर आधारित होता है। जो संगामी विचलन विधि है किस पर आधारित होता है, प्लस माइनस पर आधारित होता है, यानी कि ये जो है केवल और केवल चरों में परिवर्तन की दिशा पर आधारित होता है, लेकिन उनके परिमाण पर नहीं, यानी कि उसका मान कितना है उस पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि एक प्रतीप गमन गुणांक नकारात्मक है तो दूसरे प्रतीप गमन गुणांक और सह संबंध गुणांक के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो प्रतीप गमन गुणांक हैं बी एक्स वाई, एक आपका बी वाई एक्स और आर, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि एक प्रतीप गमन गुणांक क्या है, नकारात्मक यानी कि माइनस, तो अगर एक माइनस है तो निश्चित है कि दोनों और भी माइनस हो जाएंगे, फिर तीनों समान होते हैं चिन्ह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर एक का मान धनात्मक है तो दोनों धनात्मक होंगे, एक का मान ऋणात्मक है तो दोनों ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया, एक नकारात्मक है तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक धनात्मक, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीनों, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बताया गया, तीनों यानी कि दोनों प्रतिगमन गुणांक और आर क्या हो जाएंगे, नकारात्मक होने चाहिए। तो ये याद रखिएगा, फिर इस कंडीशन में तीनों का मान जो है फिर वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सहसंबंध कारणता का अर्थ नहीं है। जो सहसंबंध कारणता है इसका अर्थ नहीं है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि यदि दो चर सहसंबंध है तो एक चर निश्चित रूप से दूसरे में परिवर्तन का कारण बन रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप सभी को पता है सहसंबंध में क्या होता है कि यहाँ पर जब भी आप एक चर में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे चर में परिवर्तन होता है। फिर अगला कह रहा है दो चरों के बीच एक उच्च सहसंबंध केवल संयोग या किसी तीसरे कारक के कारण हो सकता है। ये यहाँ पर जो है इसका सही संबंध बनेगा, क्योंकि बताया गया सहसंबंध कारणता का अर्थ नहीं है। ये तो सहसंबंध का अर्थ है, लेकिन यहाँ पर सहसंबंध जो है वो केवल संयोग या किसी तीसरे कारक के कारण हो सकता है। ये इसका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक आर की गणना में अंतर्निहित मुख्य धारणा क्या है। जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आर है इसमें जो है अंतर्निहित मुख्य धारणा क्या है। बताया गया है चरों के बीच चरों के बीच गैर रैखिक संबंध, चरों के बीच रैखिक संबंध। आप सभी को पता है कि कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक होता है ये चरों के बीच रैखिक संबंध को ज्ञात करता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है चरों के बीच रैखिक संबंध ज्ञात किया जाता है। अगला कह रहा है यहाँ पर कि सहसंबंध और प्रतीप गमन के बीच मूलभूत अंतर क्या है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि सहसंबंध जो है ये यहाँ पर इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चार चरों के बीच जो है मात्रात्मक अध्ययन यानी कि मात्रा या डिग्री ज्ञात करते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन होता है इसमें एक चर के द्वारा हम लोग दूसरे का अनुमान यानी कि दूसरे का मान ज्ञात करते हैं हमेशा। तो वही ध्यान देते, पहला ही विकल्प आपको दिया गया कि सहसंबंध
चरों के बीच संबंध की डिग्री यानी कि मात्रा को मापता है, जबकि प्रतीपगमन जो है वो एक चर के मूल्य और दूसरे के आधार पर जो है वो अनुमान लगाता है। एक चर के मूल्य का जो है वो दूसरे के आधार पर हमेशा अनुमान लगाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि सहसंबंध गुणांक r अपने संभावित त्रुटि के 6 गुना से अधिक है तो हम सहसंबंध के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। याद रखिएगा, अगर सहसंबंध गुणांक का मान, जो सहसंबंध गुणांक है इसका मान प्रोबेबल एरर से कम है, इससे जो आपकी संभावित त्रुटि है इससे कम है, तो हमेशा वहां पर जो सहसंबंध होगा वो नगण्य होगा। क्या होगा? नगण्य होगा, यानी कि सहसंबंध कुल मिला के नहीं होगा, ये बोल सकते हैं। ये किस कंडीशन में है? जब आपका सहसंबंध जो संभावित त्रुटि है इससे कम है तो यहाँ पर सहसंबंध बिल्कुल नगण्य होगा। लेकिन अगर सहसंबंध का मान जो है वो प्रोबेबल एरर के 6 गुने से अधिक है तो यहाँ पर जो है जो सहसंबंध होगा वो निश्चित ही सिग्निफिकेंट होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सहसंबंध जो है वो निश्चित रूप से क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब 6 गुने से यहाँ पर अधिक होगा उस कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि स्पीयरमैन के रैंक सहसंबंध में जब m आइटमों का एक ही रैंक होता है तो यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर में कौन सा सुधार कारक जो है वो जोड़ा जाता है। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक आप सभी को पहले भी बताया था मैंने, रो बराबर होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बटे में होता है एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी की रैंक समान है, जो आइटम दिए गए हैं अगर उनकी रैंक समान है तो फिर वहां पर हम लोग एक सुधार जो है यहाँ पर कारक यूज करते हैं, करेक्शन फैक्टर यूज किया जाता है। और करेक्शन फैक्टर जो यूज करते हैं उसका सूत्र होता है m क्यूब माइनस m बटे 12, या फिर आप इसे m कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 बटे 12। ये आपका ऐड किया जाता है। ये कहाँ पर यूज किया जाएगा? जो सिग्मा डी स्क्वायर होता है, इस सिग्मा डी स्क्वायर में इस सुधार कारक को यूज करते हैं जब कोई भी यहाँ पर जो है क्या हो, रैंक समान हो, कुछ भी आइटम की अगर रैंक समान है तो यहाँ पर समेशन डी स्क्वायर में हमेशा एक सुधार कारक यानी कि यहाँ पर जो है करेक्शन फैक्टर ऐड किया जाएगा, और वो करेक्शन फैक्टर होता है आपका m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जो पहला विकल्प दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, के बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अनिर्धारण गुणांक जो है आपका, जिसे प्रायः के स्क्वायर से दर्शाया जाता है, का सूत्र क्या है? अभी मैंने बताया था कि निर्धारण गुणांक की बात हो तो के स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर आपका यूज करते हैं, तो 1 माइनस आर स्क्वायर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो प्रतीप गमन रेखाएं एक दूसरे पर पूरी तरह से संपाती हैं या ओवरलैप होती हैं तो यहाँ पर सहसंबंध गुणांक r का मान क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि जब r का मान प्लस माइनस 1 हो तो इस स्थिति में जो कोण होता था आपका थीटा बराबर वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता था, यानी कि दोनों रेखाएं जो है वो संपाती यानी कि समांतर होती थी। अगर r का मान आपका 0 है तो इस स्थिति में जो थीटा होता है वो आपका 90 डिग्री होता है और दोनों रेखाएं जो होती हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बताया गया कि पूरी तरह से संपाती हैं, तो संपाती की कंडीशन में क्या होगा? कोण आपका 0 या 180 डिग्री होगा और r का मान जो होगा वो +1 या फिर -1 हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 +1 -1 ये दिया गया, डी नंबर में +1 या -1, तो कोई भी यहाँ पर हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि x के सभी मानों को 2 से गुणा किया जाए और y के सभी मानों को 3 से गुणा किया जाए तो यहाँ पर नए चरों के बीच सह प्रसरण जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर मैं सह प्रसरण की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कोवेरियंस ax फिर कॉमा b y, तो ये फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू कोवेरियंस
एक्स कॉमा वाई, ये फॉर्मूला होता है। अगर कहीं पर कोवेरियंस ए एक्स बी वाई दिया गया है तो यहाँ पर जो है ए इंटू बी कोवेरियंस, ठीक है, सॉरी मैंने कॉस लिख दिया है, ये कॉस नहीं है, ठीक है, कोवेरियंस है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सहविचरण की बात हो रही है, एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि एक्स के सभी मानों को 2 से कुल मिला के यहाँ पर जो है ये आपका कितना कर दिया, अगर 2x, एक्स के सभी मानों को 2 से और y के सभी मानों को 3 से गुणा कर दिया जाए तो कुल मिला के अब ये क्या है, a की वैल्यू, ये क्या है b की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बन रहा है a गुणे b यानी कि 2 गुणे 3, तो ये कितना आएगा 6 गुना हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो है आपका ये मान जो होगा यानी कि जो कोवेरियंस होगा उसका कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो वही पूछा गया है कि नए चरों के बीच सह प्रसरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो नए चरों के बीच का सह प्रसरण होगा यानी कि जो कोवेरियंस होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया, यह जो है 6 गुना हो जाएगा, तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि दो चरों यानी कि x और y के योग के प्रसरण का सही सूत्र क्या है। यहां पर ध्यान दीजिए, वेरियंस x प्लस वाई, फॉर्मूला होता है वेरियंस x प्लस वेरियंस y और प्लस 2 कोवेरियंस x कॉमा वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आप चेक कर लीजिए कहां पर दिया गया, ये दिया गया वेरियंस ऑफ x वेरियंस ऑफ y और प्लस 2 कोवेरियंस x y, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर बोल दिया जाता कि x और y जो है ये पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं, और अगर ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर ये बनेगा वेरियंस x प्लस वाई बराबर वेरियंस ऑफ x और प्लस में हो जाएगा वेरियंस ऑफ y। तो ये याद रखिएगा, अगर ये यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्र है तो ये कंडीशन होगी। सेम यही चीज माइनस वाले में होती, यहाँ अगर आप माइनस लगाएंगे तो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि सामान्यतः यदि r बराबर 0 है तो इसका मतलब यह नहीं कि चर स्वतंत्र हैं, लेकिन किस विशिष्ट वितरण के मामले में r बराबर 0 का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होता है। r बराबर 0 का मतलब कब पूर्ण स्वतंत्रता होता है, याद रखिएगा यहाँ पर जो है पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में भी बात हुई है, ठीक है, स्टैटिकल इंडिपेंडेंस की बात हुई है। तो याद रखिएगा r बराबर 0 होने पर पूर्ण स्वतंत्रता आपका केवल और केवल द्विचर प्रसामान्य बंटन जो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा द्विचर प्रसामान्य बंटन जो होता है आपका, इसमें यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है स्टैटिकल इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है, यानी कि पूर्ण सांख्यिकी स्वतंत्र होती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जब दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दो प्रतिगमन रेखाएं जो है वो एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि कोण जो दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है। और लंबवत किस कंडीशन में आता है, जब r का मान 0 होता है। ये मैंने आपको भी बताया था कि जब भी r की वैल्यू +-1 होगी तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी, और जब भी r की वैल्यू 0 होगी तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। तो कुल मिला के r का मान जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x पर y का प्रतिगमन गुणांक आपका दिया गया बी वाई एक्स 1 से अधिक है, यानी कि ये बता दिया गया कि बी वाई एक्स जो है वो 1 से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो y पर x का है यानी कि बी एक्स वाई के प्रतिगमन गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 या 1 से अधिक है तो दूसरा जो गुणांक होगा वो हमेशा आपका 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 से कम होगा, यानी कि बी एक्स वाई इज लेस देन 1 होगा। तो ये याद रखेगा, दोनों प्रतिगमन गुणांकों में से अगर एक का मान 1 या फिर उससे अधिक है तो दूसरा हमेशा उससे कम होगा, यानी कि 1 से कम होगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि यदि स्पीयरमैन के रैंक सह संबंध में दो चर के रैंक पूरी तरह से विपरीत दिशा में है,
रैंक यहाँ पर जो है पूरी तरह से विपरीत दिशा में है, अर्थात एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है, तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा? याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर रैंक पूरी तरह से विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में होने का मतलब यहाँ पर पूर्ण ऋणात्मक संबंध होगा। कैसा होगा? पूर्ण ऋणात्मक संबंध होगा, ये याद रखिएगा। और पूर्ण ऋणात्मक के लिए r की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी स्पीयरमैन के रैंक सहसंबंध में दो चर के रैंक जो है वो विपरीत दिशा में है, यानी कि अगर आप एक का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे का मान घट जाता है, तो इसका मतलब पूर्ण ऋणात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? पूर्ण ऋणात्मक। और पूर्ण ऋणात्मक संबंध में r की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। तो यहाँ पर -1 सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी दो रैंकों की जो है पूरी तरह से विपरीत हैं तो यहाँ पर पूर्ण ऋणात्मक संबंध होगा। इसके बाद आ जाइए अगला, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया गया है, ये आपको एक समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण आपको ये दिया गया है। कह रहा है कि और x तथा y के बीच सहसंबंध गुणांक, यहाँ पर आपको r की वैल्यू दी गई है 0.6, तो u और v के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा? यानी कि यहाँ पर आपसे जो है कोवेरियंस v और u के बीच जो है सहसंबंध गुणांक आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर जो सहसंबंध गुणांक होगा वो आपके r के बराबर होगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि x और y के चिन्ह कैसे हैं। तो यहाँ पर x का चिन्ह माइनस है और यहाँ पर y का चिन्ह प्लस है, तो अगर x और y दोनों के चिन्ह समान होंगे तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे तो इसका मान निगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -0.6। तो -0.6 यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर x और y के चिन्ह समान है तो r का मान प्लस में लेंगे, और अगर यहाँ पर दोनों के चिन्ह विपरीत है तो फिर इसका मान निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि न्यूनतम वर्ग विधि के अनुसार जो है x पर y की प्रतिगमन रेखा, यहाँ पर दिया गया है समेशन y माइनस वाई सी स्क्वायर के मान को क्या करती है? याद रखिएगा, जब भी न्यूनतम वर्ग विधि की बात होगी तो यहाँ पर प्रतिगमन रेखा भी क्या होगी? आपकी न्यूनतम होगी, यानी कि मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? न्यूनतम यानी कि मिनिमम होगा। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि x और y के बीच सह प्रसरण शून्य है, जो x और y है इनके बीच सह प्रसरण जो है शून्य है, तो ग्राफ पर दो प्रतिगमन रेखाएं कैसे दिखाई देंगी? अगर x और y के बीच जो है आपका सह प्रसरण शून्य है, यानी कि कोवेरियंस जो है आपका x, y क्या है? 0 है, ये आपको दिया गया है और आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि r बराबर होता है कोवेरियंस x, y बटे सिग्मा x सिग्मा y। तो अगर आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, और r की वैल्यू 0 आने का मतलब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, कई बार बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक मूल रूप से किन दो मापदंडों का अनुपात होता है? तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक r बराबर कोवेरियंस एक्स वाई और बटे में यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये किसका अनुपात है? एक तो यहाँ पर x और y के सह विचरण का और दूसरा यहाँ पर x और y के विचलनों का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सह प्रसरण और दोनों चरों के मानक विचलनों के गुणनफल का जो है ये अनुपात हो जाएगा। ये आपका सह विचरण दिया गया और ये दोनों चरों के मानक विचलन हो जाएंगे, इन दोनों का गुणनफल है, तो इसी का ये अनुपात होता है आपका सह संबंध, यानी कि कार्ल पियर्सन का सह संबंध। अगला कह रहा है कि यदि बी वाई एक्स बराबर 0.8 और बी एक्स वाई बराबर 0.2 तो निर्धारण गुणांक, देखिए एक मैंने आपको बताया है अनिर्धारण गुणांक जो होता है आपका के स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर, लेकिन जब निर्धारण गुणांक की बात होगी तो निर्धारण गुणांक जो हो जाएगा वो आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या कहीं कहीं पर आपको कैपिटल आर स्क्वायर मिल जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो इसके मान रख दीजिए, एक का मान है 0.8
0.2 इंटू 0.8 गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 0.16 यहाँ पर माना जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये होता है निर्धारण गुणांक। अनिर्धारण गुणांक की बात होगी तो k स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा। के बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि आंशिक सहसंबंध गुणांक, ये आपको दिया गया है यहाँ पर R1 2 3, ठीक है, इसकी संभावित सीमा क्या होगी। तो जब भी यहाँ पर किसकी बात हुई है, आंशिक सहसंबंध की हुई है, तो इसकी जो कोटि होती है यानी कि जो सीमा होती है वो -1 से +1 होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये किसके लिए है, ये आपके आंशिक के लिए है। लेकिन अगर इसी जगह पर आंशिक की जगह पर आपसे बहुगुणी की सीमा पूछी जाती तो उसकी जो सीमा होती है वो 0 से 1 के बीच होती है, 0 से 1। तो ये याद रखिएगा, आंशिक की जो सीमा होगी वो -1 से +1 के बीच होती है, लेकिन जो बहुगुणी होगी उसकी सीमा 0 से +1 होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुगुणी में कंडीशन में ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंशिक के लिए पूछा गया है तो -1 से +1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि x और y दोनों के मानक विचलन समान है, यानी कि यहाँ पर सिग्मा x और सिग्मा y समान है, तो प्रतीप गमन गुणांक सह संबंध r के बीच क्या संबंध होगा। देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है b, yx बराबर होता है r सिग्मा y बटे सिग्मा x, और इसके अलावा दूसरा आपका होता है b एक्स वाई बराबर r सिग्मा x बटे में सिग्मा y, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब बताया गया इन दोनों के मान बराबर हैं, तो कुल मिला के b वाई एक्स, देखिए ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये कट जाएगा, तो सीधे सीधे इसका मान कितना आएगा r, क्योंकि ये कैंसिल होने पर कितना बचेगा 1। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, b एक्स वाई बराबर अगर निकालेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा r आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1। कुल मिला के इसका मान भी r के बराबर है और इसका मान भी r के बराबर है, तो b एक्स वाई बराबर कितना आएगा, b वाई एक्स बराबर r, यानी कि ये आपका यहाँ पर बराबर हो जाएगा किस कंडीशन में, अगर इन दोनों के मानक विचलन यहाँ पर समान है। तो इसका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। के बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि बहुसहसंबंध गुणांक, बहुसहसंबंध गुणांक ये आपका दिया गया है, इसका मान कभी भी किससे कम नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया था आपको आंशिक का मान जो होता है वो आपका यहाँ पर -1 से प्लस होता है, लेकिन बहुगुणी का मान जो होता है वो 0 से आपका +1 होता है, यानी कि इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक नहीं होने का मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कभी भी किससे कम नहीं हो सकता है, तो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो इसका मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि दो चरों के प्रकीर्ण आरेख में यदि सभी बिंदु शीर्ष बाएं से नीचे दाएं की ओर, ध्यान दीजिए, सभी बिंदु जो है वो बाएं से जो है नीचे दाएं की ओर, नीचे दाएं की ओर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो सीधी रेखा पर आते हैं तो r का मान क्या होगा। अभी मैंने बताया था जब ये एक सीधी रेखा में नीचे की ओर आएंगे तो इस स्थिति में r का मान -1 होता है, और जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो r का मान +1 होता है। ये पूर्ण ऋणात्मक होता है, और जब इस तरफ जाती है रेखा तो पूर्ण धनात्मक होता है, तो r की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि प्रतीप गमन समीकरण ये आपको दिया गया है, y बराबर a प्लस बी एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर y बराबर a प्लस बी, यहाँ पर आएगा वाई एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या दर्शाता है, b की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो ये आप सभी को पता है कि दो प्रतिगमन रेखाओं के बीच की ढाल होती है, ढाल बोल सकते हैं, कोण बोल सकते हैं, प्रवणता बोल सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ढाल होती है, प्रवणता होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, प्रतीप गमन रेखा का ढलान या प्रतीप गमन गुणांक, तो ये याद रखिएगा, इसे आप प्रतीप गमन गुणांक भी बोल सकते हैं, ढाल भी बोल सकते हैं, प्रवणता भी बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अगला अगला कह रहा है कि यदि सहसंबंध गुणांक r बराबर 0.2 है तो इसका समीकरण क्या होगा। देखिए यहाँ पर सहसंबंध गुणांक का मान दिया गया है r 0.2, तो अगर आप इसका निर्धारक गुणांक निकालें, यहाँ पर हम लोग निर्धारण गुणांक की बात करें तो अभी मैंने बताया था निर्धारण गुणांक जो होता है आपका r स्क्वायर,
यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.04, या फिर अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 4% हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 4% से बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है एक चर के प्रसरण का केवल 4% जो है वो दूसरे चर द्वारा जो है वो स्पष्ट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि एक चर के प्रसरण का जो है केवल और केवल 4% जो है वो दूसरे चर द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि x और y के बीच का सह प्रसरण की गणना के लिए गणितीय रूप से सही सूत्र कौन सा होता है। x और y के बीच यानी कि कोवेरियंस x, y की बात की जाए तो यहाँ पर सूत्र होता है आपका समेशन एक्स वाई बटे एन होता है, और माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहले नंबर पे दिया गया, देखिए समेशन एक्स वाई ये दिया गया समेशन एक्स वाई, और बट्टे में कितना है एन, फिर माइनस एक्स बार वाई बार, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है,